Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is sea lion and algae bloom. तो हम जानेंगे sea lion और algae bloom के बारे में. A recent outbreak of algae bloom, commonly known as red tide, has sickened and killed an unknown number of sea lion and dolphin off the coast of California, US. तो जो अभी हाल ही में एक आउटब्रेक देखा गया अलगल ब्रूम का, जिसको हम कॉमनली रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं, इसने सिकन कर दिया और किल कर दिया अननोन नंबर सी लायंस और डॉल्फिन का कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया यूएस के पास. सी लायन का आईयूसीएन स्टेटस जो है वो इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए. दे आर पिनिन कैरेक्टरिस्टिक बाय एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स, लॉन्ग फ्लोर फ्लिपर्स, द एबिलिटी टू वॉक ऑन ऑल फोर्स, शॉर्ट एंड थिक हेयर एंड अ बिग चेस्ट एंड बैली. जो सी लायन होता है ये पिनिनेप्ट कैरेक्टराइज होता है एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स, लॉन्ग फ्लोर फ्लिपर्स, एबिलिटी होता है इनका कि ये वॉक कर सकते हैं ऑल फोर्स पे, स्नॉट और थिक हेयर होता है और बिग चेस्ट और बेली होता है. इनका जो रेंज है वो एक्सटेंड करता है सब आर्कटिक से ट्रॉपिकल वाटर तक, ग्लोबल ओशियन पे, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर तक, एक्सेप्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में नहीं पाए जाते हैं. एल्गल ब्लूम और रेड टाइड के बारे में हम जान ले. एल्गल ब्लूम एक टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है जब एक्सेसिव ग्रोथ होता है एल्गी का वाटर बॉडी के ऊपर, जिसके कारण डिस्कलरेशन हो जाता है वाटर बॉडी का. ब्लूम्स जो है वो प्लोरिफरेट कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन काउज के कारण, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया व एक्सेस ऑफ नाइट्रेट जो कि वॉश आउट होता है सी पे, इस कारण. रेड टाइड इज द स्ट्रेट कलरेशन ऑफ सी वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइनोफ्लेग्रेट गोनियलेक्स. जो रेड टाइड होता है वो रेड कलरेशन होता है सी वाटर का प्रेजेंस होने के कारण डाइनोफ्लेग्रेट गोनियलेक्स का. क्या प्रभाव पड़ता है इसका? तो algal bloom cause the production of neurotoxin called domoic acid and result in the death of fish and other aquatic organism. जो अलगल ब्लूम होता है इसके कारण प्रोडक्शन होता है एक न्यूरोटॉक्सिन का जिसको कहा गया है डोमोइक एसिड, जिसके कारण डेथ होता है फिश का या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का. स्मॉल फिल्स जो है ये कंज्यूम करते हैं टॉक्सिन को और ये पास कर देते हैं इसको फूड चेन में. ह्यूमन जो है वो अनफेक्टेड नहीं रहेंगे जब तक कि वो फिश खा रहे हैं, वह इन्फेक्टेड सेलफिश को अगर खाते हैं तो उन पर भी असर हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो हम जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ के बारे में. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया रैंकिंग फॉर 2023 इवेलुएटिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर. तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उन्होंने अभी हाल ही में रिलीज किया है भारत के रैंकिंग को 2023 के लिए. ये इवेलुएट कर रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो कि बेस्ड है बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर. एनआईआरएफ रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक मेथोडोलॉजी है जिसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. फॉर्मली इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से हम जानते थे भारत में. ये रैंक करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कंट्री में. इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2015 में. कब लॉन्च किया गया था इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2015 में. और इसका मकसद है प्रोवाइड करना एक कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर के ऊपर. रैंकिंग पैरामीटर की अगर हम बात करें, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज 30% वेटेज. तो जो आपका रैंकिंग पैरामीटर है उसमें टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज को 30% वेटेज दिया गया है. रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30% वेटेज, ग्रेजुएशन आउटकम 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिव 10% एंड परसेप्शन 10%. ये इसका वेटेज है. कि हाईलाइट जो है आपका एनआईआरएफ रैंकिंग का 2023 का, इसको हम समझ ले. This year ranking has integrated the innovation ranking previously executed by the Atal ranking of institution on innovation achievement into the Indian ranking to reduce the burden on institution of providing similar data to two different agencies. इस साल का रैंकिंग में इंटीग्रेट कर दिया गया है इनोवेशन को. पहले क्या होता था, इसको एग्जीक्यूट किया जाता था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट के द्वारा, जिसमें क्या होता था कि दोनों जगह डाटा देना पड़ता था. लेकिन अब क्या हुआ, इसने रिड्यूस कर दिया जो बर्डन होता था पहले इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि वो प्रोवाइड करे सिमिलर डाटा को दो अलग अलग एजेंसी के पास. अब वो बर्डन खत्म हो गया. पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेंट जो है वो बढ़ा है. पहले 3565 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था 2016 के दौरान, और 2023 आते आते 8686 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया है. टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास फर्स्ट पोजीशन में है, आईआईटी दिल्ली सेकंड में है और आईआईटी बम्बे थर्ड में है. ये आपको रैंकिंग याद होना चाहिए. आईआईटी मद्रास फर्स्ट पोजीशन में है, आईआईटी दिल्ली सेकंड और आईआईटी बम्बई थर्ड पोजीशन में है. टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद फर्स्ट पोजीशन में है, आईआईएम बेंगलोर सेकंड में है और आईआईएम कोझिकोड थर्ड में है. टॉप लॉ इंस्टीट्यूट की अगर बात करें
तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये फर्स्ट पोजीशन में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकंड पोजीशन में है, और नारसल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद ये थर्ड पोजीशन में है। टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद फर्स्ट पोजीशन, जामिया हमदर्द सेकंड पोजीशन, और बिस्मिलानी थर्ड पोजीशन। टॉप कॉलेज की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू कॉलेज जो कि सिक्योर करते हैं पोजीशन को टॉप 10 कॉलेज में भारत के, जिसमें मिरांडा हाउस फर्स्ट पोजीशन में, हिंदू कॉलेज सेकंड में है, जो कि लीड कर रहे हैं इस रैंकिंग को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर रेंटिंग। तो हम जानेंगे शेयर रेंटिंग के बारे में। तो ये जो नाम है आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, कि शेयर रेंटिंग यानी किसी चीज को शेयर से रिलेटेड है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल सीआईडी डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज ए कैंपेन एम्ड एट सेंसिटाइजिंग पेरेंट्स ऑन द पेरिल्स ऑफ शेयर रेंटिंग। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के सीआईडी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया एक कैंपेन को, जिसका मकसद था सेंसिटाइज करना पेरेंट्स को जो पेरिल्स है शेयर रेंटिंग का पेरिल्स को लेके। तो कहाँ के सीआईडी के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या पर्पस है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज शेयर रेंटिंग? It refers to the act of parents posting too many details about their children on social media। जो शेयर रेंटिंग है ये एक एक्ट है जिसमें पेरेंट्स जो है पोस्ट करते हैं बहुत सारे डिटेल्स अपने चिल्ड्रन के बारे में सोशल मीडिया पे। रिस्क एसोसिएटेड विद शेयर रेंटिंग, क्या रिस्क है जो कि एसोसिएटेड है शेयर रेंटिंग से? तो डेट्रीमेंटल फॉर चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ये डेट्रीमेंटल है चाइल्ड के साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिटेल बीइंग यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल, खतरा बढ़ जाता है कि जो डिटेल्स है उसका उपयोग किया जा सकता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। मॉर्फेड फोटोग्राफ एंड डिजिटल किडनैपिंग, मॉर्फ किया जा सकता है फोटोग्राफ को, या डिजिटल किडनैपिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिथियम डील। तो हम जानेंगे लिथियम डील के बारे में। French ministerial company has acquired 80% of British lithium, a UK-based startup extracting lithium in Cornwall, England. The partnership aims to develop a mine capable of producing 20,000 tons of lithium carbonate per year, enough to power 5 lakh EV annually. जो फ्रेंच मिनरल कंपनी है उन्होंने एक्वायर कर लिया है 80% ब्रिटिश लिथियम का, जो कि एक यूके बेस्ड स्टार्टअप है जो एक्सट्रैक्ट करता है लिथियम को कॉर्नवाल इंग्लैंड से। इस पार्टनरशिप का मकसद है डेवलप करना माइन के कैपेबिलिटी को जो प्रोड्यूस करेगा 20,000 टन लिथियम कार्बोनेट का हर एक साल। यह इनफ होगा पावर करने के लिए 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रति एक साल। हाउ कैन इंडिया सिक्योर इस पोजीशन ऑन लिथियम, किस तरीके से भारत जो है वो सिक्योर कर सकता है अपने पोजीशन को लिथियम को लेके? इंडिया रिसेंटली ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लेड बाय यूएस अलोंग विद फ्रांस एंड यूके। अभी भारत ने हाल ही में ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को, जिसको लेड किया गया है यूएस के द्वारा फ्रांस और यूके के साथ मिलकर। India can leverage this position to establish a trilateral strategic partnership and secure a reliable lithium supply chain, boosting its domestic electric vehicle manufacturing sector। इंडिया जो है वो लिवरेज कर सकता है अपने पोजीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, और सिक्योर कर सकता है रिलायबल लिथियम सप्लाई चेन को बूस्ट करते हुए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। लिथियम के बारे में भी हम जान लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल under standard condition. It is lightest metal and the lightest solid element. It is highly reactive and flammable and must be stored in mineral oil। जो लिथियम है ये सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में ये लाइटेस्ट मेटल और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और फ्लेमेबल है, इस कारण इसको स्टोर करना पड़ता है मिनरल ऑयल पे। कंट्रीज विथ लार्जेस्ट रिजर्व, तो जो कंट्रीज है जिन पे सबसे ज्यादा रिजर्व है लिथियम का, तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। सबसे ज्यादा चिली के पास है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास है, उसके बाद अर्जेंटीना के पास है। लिथियम ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। जो लिथियम रिजर्व भारत में है तो हम इसके बारे में भी जान ले। Recently, the Geological Survey of India has for the first time established lithium infill resources (G3) of about 6 million ton in Salal Himana area of the Union Territory of Jammu and Kashmir। अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार स्टैब्लिश किया है लिथियम इनफल रिसोर्स G3 को, जो कि 6 मिलियन टन है। कहाँ पे? सलाल हिमाना एरिया में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। लिथियम रिजर्व वे आर ऑल्सो डिस्कवर ऑन रेवांत हिल इन डेगाना इन राजस्थान नगौर डिस्ट्रिक्ट एंड कर्नाटका मांडिया डिस्ट्रिक्ट। और जो लिथियम रिजर्व है इसको डिस्कवर किया गया है रेवांत हिल में भी, डेगाना राजस्थान के, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और कर्नाटका के मांडिया डिस्ट्रिक्ट में भी। तो यहाँ लिथियम पाया गया भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स (PIB)। तो जो रिपोर्ट है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का, इसके बारे में हम जानेंगे। PIB का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज रिलीज द रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिसेंटली। अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पंचायती राज के, उन्होंने रिलीज किया है जो रिपोर्ट है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का। ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम जान ले। अ कंप्यूटेशन स्कोर बेस्ड ऑन लोकल इंडिकेटर मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ पंचायत इन इंडिया। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कंप्यूटेशन स्कोर है जो कि बेस्ड है लोकल इंडिकेटर के ऊपर। ये मेजर करता है जो प्रोग्रेस है पंचायत का भारत में। इसके अगर हम फोकस की बात करें
तो 9 थीम रिलेटेड टू द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका फोकस है 9 थीम के ऊपर जो कि रिलेटेड है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। थीम की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी फ्री, हेल्दी, चाइल्ड फ्रेंडली, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन, सेल्फ सफिशिएंट, सोशली जस्ट एंड सिक्योर, वेल गवर्न एंड वुमन फ्रेंडली, ये इसके थीम है। एम क्या है इसका, तो प्रमोट करना आउटकम ओरिएंटेड डेवलपमेंट को, इनकरेज करना हेल्दी कंपटीशन को और फैसिलिटेट करना एविडेंस बेस्ड प्लानिंग को ग्राम पंचायत के लिए। रैंकिंग की अगर बात करें तो जो स्कोर है वो 0 से 100 के बीच में है, कैटेगराइज किया गया है। ए रैंक 75 से 90% जिसका स्कोर होगा, बी रैंक 60 से 75% जिनका स्कोर होगा, सी रैंक 40 से 60% के लिए और डी रैंक अंडर 40% के लिए। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आता है। क्या सिग्निफिकेंस है इनका, तो ये मदद करेंगे पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, इवेल्युएशन में, लर्निंग में। ये आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस को, एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, प्रमोट करेंगे पीयर लर्निंग को और फैसिलिटेट करेंगे सिटीजन के एंगेजमेंट और सोशल अकाउंटेबिलिटी को। एलएसडीजी के बारे में हम जान ले तो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलाइन नेशनल एंड ग्लोबल गोल विथ लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रायोरिटीज। जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये अलाइन करता है नेशनल और ग्लोबल गोल के साथ लोकल कॉन्टेक्स्ट में और प्रायोरिटी के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडेक्स फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट है 2023 का, इसके बारे में हम जान ले। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है उन्होंने रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के लिए। तो किस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है ये ट्रैक कर रहा है प्रोग्रेस को जो अचीव किया गया है नेशनल लेवल पे, ध्यान में रखते हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये सेट है 17 ग्लोबल गोल का, जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में। इसका मकसद है एड्रेस करना वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को। ओवर रीचिंग गोल जो है अचीव करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 का है। व्हाट इज द मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन, क्या मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो एक इंटर एजेंसी और एक्सपर्ट ग्रुप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर के लिए इसको सेटअप किया गया है यूनाइटेड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। डेवलप किया गया है ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को और प्रेजेंट में जो जीआईएफ है ये इंक्लूड करता है 248 इंडिकेटर को, जिसमें 231 यूनिक इंडिकेटर है। एनआईएफ एंड एसआईएफ के बारे में भी हम जान ले तो भारत में ये सिमिलर है जीआईएफ के जैसा जो ग्लोबल लेवल पे है। एनआईएफ को डेवलप किया गया था 2018 में, जो कि अलाइंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्लोबल इंडिकेटर के ऊपर। 2019 में मिनिस्ट्री डेवलप ने सर्कुलेट किया गाइडलाइंस को स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए कि वो डेवलप करे स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क को रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडक्वार्टर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सीडीआरआई। तो जो हेडक्वार्टर एग्रीमेंट है इंडिया और सीडीआरआई के बीच में, इसको हम जानेंगे, पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। Union Cabinet has given it approval for ratification of headquarter agreement between Government of India and Coalition for Disaster Relief Infrastructure। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है रेटिफिकेशन को लेके हेडक्वार्टर एग्रीमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई के लिए। सीडीआरआई जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, यूएन एजेंसी, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसका मकसद है प्रमोट करना रेसिलेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के लिए जो कि क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क के ऊपर फोकस करेगा ताकि इंश्योर किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुआ था न्यूयॉर्क में 2019 में। ये देखा जा रहा है इंडिया के एक अटेम्प्ट के तौर पे ऑब्टेन करने के लिए ग्लोबल लीडरशिप को क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रेसिलेंस मैटर को लेके। सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो वो न्यू दिल्ली पे है। मेंबर्स की अगर बात करें तो जब से ये लॉन्च हुआ है 31 कंट्रीज और 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इनके मेंबर बन गए हैं सीडीआरआई के। अपग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो 2022 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था रिकॉग्निशन को सीडीआरआई का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और साइन किया गया था एचक्यूए को ताकि ग्रांट किया जा सके सीडीआरआई एग्जेम्पशन को, इम्यूनिटी को और प्रिविलेज को कॉन्टेम्पलेटेड जैसा किया गया है यूएन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947 में। क्या सिग्निफिकेंस है एचक्यूए एग्रीमेंट का, तो रेटिफिकेशन जो है ये प्रोवाइड करेगा सीडीआरआई को इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सोना के तौर पे ताकि ये कैरी कर सके अपने फंक्शन को इंटरनेशनली और ज्यादा इफिशिएंट रूप से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.